हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सब जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कोशिका के बारे में बताया था। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट के इस टॉपिक पर। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका संरचना के बारे में और कोशिका के अंग के बारे में। इसमें मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये मत सोचें कि अगर ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे तो दिक्कत की बात नहीं, ये कभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारे टॉपिक की ओर। कोशिका संरचना, इसका मतलब है कोशिका की रचना किससे हुई है, किन घटकों से हुई है। तो कोशिका रचना जो है ये इसे हम सूक्ष्म दर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसे 3 भागों में बांटे हैं। किससे? कोशिका को हम 3 भागों में बांटे हैं। किस किस में? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। आते हैं अब कोशिका झिल्ली। उससे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जीव द्रव किसे कहते हैं तो आप क्या बोलिएगा? कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं। ठीक, जब कोशिका द्रव और केंद्रक जब साथ में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव। अब आते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली कहते किसे? तो कोशिका के चारों ओर एक पतली और मुलायम लचीली झिल्ली होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। वह जो होती है वह अर्धपारगम होती है, यानी कि उससे कुछ ही पदार्थ अंदर तथा कुछ ही पदार्थ बाहर आ जा सकते हैं। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, यानी कि यह पदार्थ को पहचान के उसे अंदर आने देती है और उसे बाहर जाने देती है। कौन सा पदार्थ इसके लिए लाभदायक है उसे अंदर आने देती है, कौन सा हानिकारक है उसे बाहर जाने देती है। ठीक, और इससे आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तो आप सीधा सा जवाब दीजिएगा, कोशिका के चारों ओर एक पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसे कहा जाता है। ठीक, और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली किन किन घटकों से मिलकर बना है, या तो ऐसे भी पूछ सकता है कोशिका झिल्ली किससे बना है, तो लिपिड और प्रोटीन से कोशिका झिल्ली बना है। ठीक, अब इसके कार्य पे आते हैं। तो यह क्या कार्य करता है? यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है, यानी कि हमारे कोशिका को एक सीमित झिल्ली, यानी कि एक झिल्ली मतलब कि जो ना ही उसे बड़ा होने देती है ना ही छोटा। कोशिका झिल्ली एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है, मतलब उसे इधर उधर जैसे कि मुड़ जाएगा तो उसे मुड़ने नहीं देगी, मतलब उसे अगर कुछ चोट भी लगेगा तो वो सीमित मतलब कि यानी उसका आकार बनाए रखने में यह मदद करती है। और ये देखिए ये कॉमन पॉइंट है, किसी भी कोशिकांग में अगर आपको कोई कार्य के बारे में पूछे तो यह कॉमन पॉइंट है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोई भी कोशिकांग हो वह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। उसके बाद चौथा नंबर कार्य पे आते हैं। यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रित करता है। जैसा कि आपने यहाँ पर अभी पढ़ा, चयनात्मक झिल्ली होती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ को अंदर और बाहर आने जाने में मदद करती है। उसके बाद आते हैं 5वां नंबर कार्य पे। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी कि देखिए जैसे कि ये कोशिका, इस पर छोटे छोटे बड़े बड़े बाल रहते हैं, तो एक छोटे बाल रहते हैं इसे सिलिया कहते हैं, बड़े बाल को फ्लैजिला कहते हैं। इसे बनने में यह मदद करती है। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब आते हैं कोशिका भित्ति। यह जो कोशिका भित्ति यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक, ये कोशिका पादप कोशिका में ये कोशिका झिल्ली के बाहर होती है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के चारों ओर से एक मोटे परत
कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कि बहुत सारे कोशिका रहते हैं, उनके चारों ओर एक कोशिका भित्ति रहती है, यानी कि यह बाहर से रहते, क्योंकि पेड़ पौधे तो इधर उधर जा नहीं सकते, इसीलिए इनकी रक्षा करने के लिए ये कोशिका भित्ति रहता है। यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। आपसे यह पूछेगा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और ये दृढ़ होती है, यानी कि कड़ी होती है। ठीक, अब आते हैं इसके कार्य की ओर। तो यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, यानी कि यह जो भी कोशिका रहेगा इसके अंदर ये कड़ी होती है, तो यह निश्चित रूप यानी आकार प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है, यानी कोशिका की सुरक्षा करता है। अगर कोई जाकर उस पर लद गया तो वह कोशिका को बचाता है, उसको सुरक्षा करता है। ठीक, यह कोशिका की रक्षा करता है, जैसा मैंने अभी बताया। ठीक, यह कोशिका को सूखने से बचाता है, यानी कि पादप कोशिका इधर उधर जा नहीं सकते, तो वह एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, तो उन पर धूप पड़ती है, कुछ गर्दे पड़ते हैं, हवा चलती है, तो वह उसे सूखने से यह बचाता है। हम सब तो पानी पीते रहते हैं, इसमें जहाँ पे उसे पानी नहीं मिलेगी और धूप आएगा तो उससे कौन बचाता है, सूखने से कोशिका भित्ति। ठीक, और इसका एक दो और कार्य है, देखिए, यह पारगम्य नहीं होती, पारगम्य होती है। ठीक, इनमें स्थूलन मौजूद होता है। अब आते हैं कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये बताए कि कोशिका का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, साइटो। इसके कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव किसे कहते हैं, जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण और जल। और कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता है और यह निर्जीव होते हैं। जब तक इसमें केंद्रक नहीं मिलेगा जब तक यह निर्जीव रहेगी। ठीक, कोशिका द्रव एक बहुत ही गाढ़ा, प्रभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। यह समरूप समांगी नहीं होता। ठीक, इतना ही पढ़ लीजिएगा तो यह बहुत हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम अपने कोशिकांग की ओर। तो कोशिकांग, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले नंबर में अंतःपर्दपी जालिका, यह एक कोशिकांग है। ठीक, इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, इसे ER से सूचित किया जाता है। तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव के में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःपर्दपी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मतलब कि जो ये कोशिका, ये केंद्रक, यह द्रव है कोशिका द्रव, इसी में जितना भी कोशिकांग होगा इस कोशिका द्रव में ही होगा। तो इसमें जो कोशिका द्रव के अंदर सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिका का घना जाल होता है, इसे अंतःपर्दपी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और आपसे यह क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि अंतःपर्दपी जालिका किसकी बनी होती है, तो ये लाइव प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, लाइव प्रोटीन यह एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक, नलिकाओं के रूप में फैले कोशिका, इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक के बाहर झिल्ली, यानी कि कभी कभी केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली तक कोई पदार्थ को ले जाने और ले आने में होता है। ठीक, और यह जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, एक चिकनी और एक खुरदरी। चिकनी को SCR से सूचित किया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःपर्दपी जालिका, और खुरदरी अंतःपर्दपी जालिका को RER से सूचित किया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिकनी अंतःपर्दपी जालिका किसे कहते हैं, तो चिकनी अंतःपर्दपी जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, इसलिए उसे चिकनी अंतःपर्दपी जालिका कहते हैं। और खुरदरी की खुरदरी होती है, इसलिए उसे खुरदरी
अंतःपर्दपी जालिका कहते हैं। अब वो खुरदरी क्यों होती है अंतःपर्दपी जालिका? क्योंकि उस पर छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं। यह राइबोसोम कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? उन्हीं के ऊपर खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं इनके कार्य पर। तो इनका पहला कार्य है अंतःपर्दपी जालिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है, इसलिए ये कोशिका द्रव में पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती है, अर्थात कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इनके वजह से जो है परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। एसईआर वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेती है। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांतजनन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेती कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांतजनन प्रक्रिया कहते हैं। फिर तीसरा नंबर में कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। मैंने बोला था कि जो भी कोशिकाएं हैं वह यह कॉमन पॉइंट है कि वह उनको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। चौथा नंबर पे आता है कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। ठीक, पांचवा में केसुकी यानी जंतु का वर्ग में के यकृत कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी कि हमारे जो यकृत में जो विष बनता है या जो दवा खाते हैं तो उनसे जो विष निकलता है उसे यह निर्वाविषीकरण करने में मदद करते हैं। अगर ये एसईआर नहीं होता हमारे कोशिका में तो हम जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे शरीर में जो विष बनता है यानी उसे यह नष्ट करती है। ठीक, आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। अभी पढ़ा था जैसे कि केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक, वही बात है, केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब अगर ये अंतःपर्दपी जालिका कोशिका में है तो कोशिका का जो अंदर का क्षेत्र है वह यह घेरेगा और कोशिका बड़ा होगा। ठीक, आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यह मदद करता है। और प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। अब आते हैं राइबोसोम। अब हम आते हैं राइबोसोम पर। राइबोसोम ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। ये अत्यंत प्रद्रव्य जालिका के झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छे में कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा कि खुरदरी पर्दपी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर राइबोसोम सटे होते हैं, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि झिल्लियों की सतह पे सटे होते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका राइबोसोम किसे कहते हैं, तो राइबोसोम उसे कहते हैं जो खुरदरी अंतःपर्दपी जालिका के झिल्लियों पे सटे होते हैं। ठीक, ये अकेले भी होते हैं और गुच्छे में भी होते हैं। ये कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। जो अकेले होते हैं उसे तो राइबोसोम ही कहा जाता है, जो गुच्छे में होते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। ठीक, ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। यानी आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लियस एसिड जो केंद्रिका के अंदर पाया जाता है। ठीक, इसका कार्य है राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, गोल्जी उपकरण या गोल्जी उपकरण का खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में जंतु कोशिका में किया। ठीक, जंतु कोशिका में मतलब कि जो जंतु का कोशिका है
उन्होंने जंतु के कोशिका में ही गोल्जी उपकरण को देखा। ठीक, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्जी उपकरण का खोज किसने किया? तो कैमिलो गोल्जी ने। कब किया? 1898 में किया। ठीक, और ये जो पादप कोशिका में होती है यह गोल्जी उपकरण को डिक्टियोसोम कहा जाता है। यह पादप कोशिका में कुछ अलग प्रकार की होती है। ठीक, इसके कार्य के बारे में तो इसका पहला कार्य है ER संश्लेषित पदार्थों का यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजती है। यानी कि यह परिवहन का कार्य करती है। यह मुख्य क्या कार्य करती है? परिवहन का। जो भी इसे पैकेज मिलता है, मतलब कि जो भी प्रोटीन का पैकेज मिलता है जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है राइबोसोम, उसे यह हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजता है। अगर ये नहीं होगा हमारे कोशिका में, हमारे शरीर में, तो हम अगर एक हाथ से इस हाथ से लिख रहे हैं तो अगर इस हाथ का सारा एनर्जी ख़त्म हो गया तो यह हाथ मेरा लुल हो जाएगा, मतलब हम इससे कुछ नहीं लिख पाएंगे। ऐसे है तो ऐसे, फिर हमें ये इस हाथ का यूज करना पड़ेगा। ठीक, इसी की वजह से जो यह जो भी हमारे शरीर में एनर्जी है उसे हमारे शरीर के चारों ओर भेजती है। अगर यह नहीं होती तो हम जिस ओर से काम करते वह हमारा शरीर का थक जाता, और फिर जब तक वहाँ पे प्रोटीन नहीं आता, जब तक यह नहीं चलता। इसीलिए हमारा शरीर जब भी हम थकते हैं तो हमारा शरीर चारों ओर से लगता है कि हम थक गए, एक तरफ से कभी नहीं लगेगा कि हम थक गए। ठीक, दूसरा नंबर, कोशिका का मुख्य स्त्रवण अंगक यानी सिक्योरेटरी है। ठीक, लाइसोसोम एवं पेराक्सीसोम के निर्माण में भी मदद करता है। कुछ परिस्थितियों में इनमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक होती है। जब पादप कोशिका जब विभाजन होता है तो यह कोशिका प्लेट बनाने में सहायक होती है। अब आते हैं लाइसोसोम। यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है। इसका खोज सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डवे ने किया 1958 में, यानी कि आविष्कार नहीं, यानी कि इसको खोजा। ठीक, देखा, ये छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं जिनके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इनमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें कोशिका द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। मतलब इनमें एक ऐसा एसिड होता है जो अगर फट जाए तो पूरा कोशिका बर्बाद हो जाएगा, मतलब कि पूरा कोशिका पच जाएगा। जैसे कि तेजाब होता है ना, तेजाब कहीं फेंकते तो वो कैसा जल जाता है, उसी प्रकार का इसमें एंजाइम होता है। कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तब लाइसोसोम फट जाता है, जिसके कारण मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम फलस्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। जब कोशिका पाचन हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, तो कोशिका चयापचय के कारण, व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इनमें मौजूद एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम फलस्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके कार्य, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य कणों पदार्थों का पाचन करती है। बाह्य कणों का पाचन करती है, यानी कि जो कोशिका में जो कुछ पदार्थ आ जाते हैं कोशिका झिल्ली से, जो कोशिका में हानिकारक होते हैं, उसे यह पाचित कर देता है। ठीक, और दूसरा इसका कार्य, अंतः कोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। अब जैसे कि यह कोशिका है और इसके कोशिका में यह केंद्रक, यह है लाइसोसोम। यहाँ पे कुछ टूटा फूटा भाग है कोशिका का, कोई भाग टूट गया तो यह कोशिका उस भाग को यह अपना एंजाइम दे के
पाचित कर देता है, जिससे कोशिका साफ हो जाती है, फिर इसमें कहीं टूटा फूटा भाग नहीं होता। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। अगर हमारे शरीर में लाइसोसोम नहीं होगा तो हमारे शरीर में कोई भी वायरस आसानी से प्रवेश कर सकता है। ठीक, अगर हमारे शरीर में कोई वायरस या जीवाणु प्रवेश करना चाहेगा तो वह हमारे कोशिका में ही प्रवेश करेगा, और कोशिका में प्रवेश करेगा तो लाइसोसोम उसे नष्ट कर देगा। अगर हमारे शरीर कोशिका में लाइसोसोम नहीं होगा तो वह नष्ट नहीं कर पाएगा, जिससे वह हमारे शरीर पर कब्जा कर सकता है, जिससे हमें बीमार कर सकता है। ठीक, तो लाइसोसोम का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जिस कोशिका में यह रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने की कार्य करता है, यानी कि नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। जब कोशिका अच्छा से नहीं काम करेगा तो ये बोलेगा ससुर तुम जब अच्छा से नहीं काम करेगा तो हम तुम्हें को पाचित कर दें, तो उसी को यह पाचित कर देता है। ठीक, अब आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव में बिखरी होती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में यह सूक्ष्म छड़ों या धागे नुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई पड़ते। पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में जो होता है एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए इस जंतु कोशिका में ज़्यादा होती है और पादप कोशिका में कम होती है। यह जो होता है यह एनर्जी एटीपी के रूप में बनाने में मदद करता है, जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में। जंतु कोशिका में कम होती है, जंतु कोशिका से कम होती है। जंतु कोशिका में इसकी संख्या 10,000 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसकी विस्तृत रचना का ज्ञान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही प्राप्त हो सकता है। ठीक, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतर झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रबंध निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिनको क्रिस्टी कहते हैं, तथा इनमें कोशिकीय शोषण से संबंध एंजाइम मौजूद होते हैं। इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, जिससे अपना कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। ये देखिए, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है ना, इसे कहते हैं क्रिस्ट। ये जो निकले हुए हैं इसे क्या कहते हैं, क्रिस्ट। और ये जो द्रव इसमें आपको दिख रहा है इसे मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो झिल्ली है अंदर में इसे अंतर झिल्ली कहते हैं, और ये इसे बाहरी झिल्ली कहते हैं। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, तो आप ये बोलिएगा कोशिका में सूक्ष्म छड़ों या धागे नुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई पड़ते हैं उस भाग को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उस संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो आपसे अगर कंपटीशन में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टोमैन ने किया। मैन ने किया। और इसमें जो ऊर्जा बनती है वह कैसे बनती है, तो इसमें एक ठो क्रेब्स चक्र चलता है जिसके कारण इसमें ऊर्जा बनती है। ठीक, अब आते हैं इसके कार्य पर। तो इनमें उपस्थित कोशिकीय संश्लेषण के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसी के अंदर भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इनके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा घर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा घर या बिजली घर क्यों कहा जाता है, तो इनमें उपस्थित कोशिकीय शोषण के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा घर कहा जाता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहती है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा को इस्तेमाल करती है। ठीक,
और ये जो होते हैं ना, ये 38 ATP मिल के एक ग्लूकोज का निर्माण करती है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है यही 38 ATP मिल के एक ग्लूकोज बनाती है। क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। क्रिस्टी के वजह से यह जो माइटोकॉन्ड्रिया, यह जो क्रिस्टी है, इसके वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया का सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण कोशिका का भी सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक, अब हम यहाँ से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।